उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और मौजूदा वक्त में विपक्षी इंडिया को मजबूती देने का काम लगातार आपकी ओर से किया जा रहा है, कभी अपने बयानों के जरिए, कभी एक्शन के जरिए, तो कभी ताबड़तोड़ सरकार पर वार करके। बहुत स्वागत है अखिलेश यादव जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। G20 का चुनाव कनेक्शन, इस सेशन का नाम हमने ये रखा है। आपकी ओर से भी पहले कुछ इस तरह के बयान दिए गए जिससे ये सामने आया कि G20 के जरिए क्या बीजेपी खुद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? आपको भी लग रहा है क्या, या फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर G20 को देखना चाहिए? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद के साथ साथ जो विषय आपने मेरे लिए तय किया है कि G20 इसका इलेक्शन कनेक्शन, क्योंकि बीजेपी को हम सब जानते हैं और बीजेपी के समय समय पे लीडर्स को हम लोगों ने सुना है, वो ये कहते हैं कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो G20 का जो आपने टॉपिक रखा है कनेक्शन, सीधा सीधा ये साबित करता है कि चुनाव कनेक्शन तो है ही इसका। और फिर मैं तो बीजेपी से कहूँगा कि अगर हमेशा आप चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में इतनी जगह इवेंट कर रहे हैं, देश में तमाम जगह हुए हैं, आप इस बार मणिपुर में क्यों नहीं करते हैं? आप कम से कम ये देश और दुनिया को संदेश जाए कि G20 मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में हालात बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा है कि दिल्ली के बजाय मणिपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, वरना दिल्ली या बाकी जगहों पर होता है तो आपको लगता है कि जनता के गाढ़े पैसे की बर्बादी है? ये उस विषय पे मैं नहीं आना चाहता था कि गाड़ी कमाई की बर्बादी है। अगर बीजेपी इन इवेंटों का लाभ लेना चाहती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो अपना फंड है उससे स्पॉन्सर करें, सरकार क्यों स्पॉन्सर करे? या बजट का पैसा या आम टैक्स पेयर का पैसा क्यों लगे? और G20 में इसलिए बोल रहा हूँ मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर के बारे में सरकार ये कहती है कि हालात ठीक हैं। तो अगर G20 वहाँ पर हो जाएगा एक कार्यक्रम, तो उससे न केवल देश बल्कि दुनिया में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मेरा बस इतना कहने का मतलब। जितने भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में कराए जाते हैं। 1982 का एशियाई खेल ले लें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में ले लें, इस बार 2023 में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको एक उपलब्धि के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश और विकासशील देशों के जब इतने बड़े प्रतिनिधि हिंदुस्तान में राजधानी दिल्ली में मौजूद होंगे, उससे एक सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर भी तो जाएगी दुनिया भर में। भारत मजबूत हो, सशक्त हो, दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचे, और जिन विषयों पे आप बहस करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी हो, हमारे देश की मजबूत हो, सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत दिखाई दे, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो हमें कम से कम उन पैरामीटर्स को मैच करना चाहिए जहाँ दुनिया हमें चाहती है पहुँच जाए, या हमारा भारत वहाँ पहुँचना चाहता है। तो अगर आप G20 का इवेंट आप यूपी के कई शहरों में करते हैं, आप दिल्ली से कोई हमें शिकायत नहीं है, दिल्ली तो राजधानी है, स्वाभाविक है, सभी इवेंट होते हैं, लेकिन मणिपुर इस समय बड़ा मसला है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा देश में एक प्रदेश बिल्कुल ठीक है, खुशहाल है, तो वहाँ क्यों G20 इवेंट नहीं हो रहा? जो तस्वीरें आ रही हैं, आप सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से आई, जो वीडियो आए वहाँ से, क्या सशक्त भारत इसी को कहेंगे जहाँ पे हमारी बेटियाँ बहनें इस तरह घुमाई जाएं? आप किधर, कौन सा GDP चाहते हैं? आप आंकड़ों वाला GDP चाहते हैं आप, या कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? इसलिए मणिपुर में मैं कहूँगा दिल्ली में तो हो, अच्छी बात है। अगर इतने बड़े राष्ट्र के और देश को विकसित करने के लिए देश डेवलप्ड कंट्रियों में शामिल हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट क्यों छूट जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी, वहाँ भी इवेंट हो, इससे अच्छा हो। मणिपुर के मुद्दे पर आप लोग अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए, चर्चा भी हुई सदन में, गृह मंत्री ने पहले, बाद में प्रधानमंत्री ने इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। क्या उससे विपक्षी इंडिया आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, इंडिया एक गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि G20 हो रहा है, और G20 में 2G, बाकी सब जीरो हैं, 2 ही लोग हैं वहां पर। G2, बाकी सब जीरो हैं वहां पर। कौन G2? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, और हम तो यूपी के नेताओं से सुनते हैं ये बातें, इसलिए वहां तो केवल G2 हैं, बाकी तो सब जीरो हैं। और फिर जहां तक G20 हो रहा है, तो कम से कम आपके चैनल को भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक इंटरेक्टिव कोई प्रोग्राम हो जिसमें G20 भाजपा का भी हो, कुछ सवाल छोड़ दिए जाएं कि भाजपा के घपले, भाजपा में घोरक धंधा, बाकी तो जनता अपने आप बता देगी G20 और G के कितने मतलब है। आप लोग इंडिया को लेकर बाहर निकल रहे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी आप लोगों को घमंडिया करार दे रही है, नया नाम रख दिया है, विपक्षी इंडिया को घमंडिया। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया, और इंडिया के साथ PDA है, ये ना भूलें PDA क्या है। इंडिया के साथ PDA है। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपने तो एक चैनल चलाया यूपी तक, बिहार तक, आपको एक चैनल चलाना चाहिए इंडिया आज तक। कम से कम वो बातें तो आए जो इंडिया चाहता है।
आप तस्वीरों में G20 में आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। क्या कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। तो आप इस लिहाज से इसको छोड़ सकते हैं कि हम जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे आपसे जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सवाल, अब मुझे पता है बार बार आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर को लेकर सरकार को घेरिए, लेकिन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। तभी मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहां पहुंच रही है। ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता, ये बात तो आप भी जानते होंगे। सर वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूं कि क्योंकि 55 आपको मिलियन बोलना को- पड़ा चैनल के बाद यूट्यूब चैनल। तो केवल एक चीज, आपका यूट्यूब नहीं, जनता आज सच स्वीकार कर रही है, अच्छा सुनना चाहती है। तो कई यूट्यूब चैनल शायद बड़े बड़े चैनलों से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज। YouTube पर ये आप 55 deny नहीं मिलियन कर के सकते। आसपास भी कोई नहीं है। खैर हम आज तक पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। फिर से वो- मैं आपको मुद्दे पर लेकर आती हूँ अखिलेश जी, क्योंकि गंभीर विषय है। 190 दिन बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में और उसके ठीक पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आप लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन परिवारवाद जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि परिवारवाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर सीधा वार है और भ्रष्टाचार को बार बार उनकी ओर से उठाया जाता है कि भ्रष्टाचार चूंकि ये लोग कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहले मैं किसका जवाब दूं? परिवारवाद का? आपको जो उचित लगे। मैं जिस हॉल में जब मैं आया हूं, आपके दिए हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पे देखा है, वो मंत्री के परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे महाराजा हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और फिर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं तो लोकसभा का सांसद बाद में बना हूं, वहां के मुख्यमंत्री सबसे पहले परिवारवाद की वजह से लोकसभा के सांसद बने और वहां के मठ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने। क्या वो परिवारवाद नहीं है? बस मैंने 2 ही नाम बताए हैं, कहो तो मैं पूरी सूची बता दूं। अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल क्या पूछती आप है। इलेक्शन कमीशन के जो तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? अध्यक्ष चुना जाता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोकसभा की टिकट दे सकते हैं, चुन करके लोकसभा में नहीं भेज सकते किसी को, ठीक वो है। जनता ही भेजती है। इसलिए बीजेपी दूसरों पे उंगली उठा करके अपनी कमियां ना छिपाए। अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार कितने और गिनूं में, कितने गिनूं आप में गिन लीजिए, परिवार? हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए, अगर ये सच्चा चैनल है कि बीजेपी का परिवारवाद कितना बड़ा है। जब भी हम डिबेट करते हैं दोनों ही तरफ की सूचियां जारी करते हैं। अब मैं आ जाती हूं, आपने कहा कि चुना जाता है, लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि होता है। अगर मैं बीते 4 विधानसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां कि आप 2012 में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मेरा आपसे यह सवाल है, बीजेपी 2017, 14, 19 और 22 40 से लेकर 50% वोट शेयर वाली पार्टी रही है। आप बहन मायावती के साथ लड़कर भी बीजेपी जहां 50% हो जाती है 2019 में, आप और मायावती जी दोनों मिलाकर भी 40% को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ऐसी मजबूत पार्टी से अखिलेश जी कैसे लड़ेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में? इंडिया कितनी ताकत लगाएगा इसके अब तो मैं कहूंगा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए पीडीए तक भी चैनल चलना चाहिए, और पीडीए का हिसाब किताब आप लगा लेंगे तो न जाने कहां पहुंच जाएंगे। बताइए। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का मुकाबला किया अलायंस कर करके, और बीजेपी पर हमसे ज्यादा अलायंस हैं 38 दलों के साथ। नहीं, यूपी में भी हैं। जी। तो आपके लोग- सोचिए कितने कमजोर हैं, उन्हें उनके सामने झुकना पड़ रहा है जो सुबह शाम बीजेपी को न जाने क्या कहते थे, उनके सामने बीजेपी को झुकना पड़ रहा है। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सोचो किनके सामने झुकना पड़ रहा है उनको। अभी जो वही ओम बीजेपी प्रकाश को राजभर आपको कोस नहीं, मैं रहे उनके हैं। नाम के वो नहीं कभी बोल रहा। इधर जाते कभी मैं उधर उनके जाते नाम हैं। के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे सहमत हूं, अगर ये बात कह रहे हैं आप तो मैं आपसे सहमत हूं, कभी इधर कभी उधर, अभी उधर फिर इधर। आपके साथ भी आ जाएंगे चुनाव के पहले। और मैं आपसे कह, जो अलायंस हैं इस बार जनता हराने जा रही है। पीछे मुड़ करके हम देखें, अगर दिल्ली के 10 साल, यूपी के 7 साल हो जाएंगे, आखिर जनता को मिला क्या? जो बातें कही गई, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो किसान को भरोसा दिलाया गया कि आपकी पैदावार की कीमत मिलेगी, और कीमत ही नहीं आय दोगुनी होगी,
मुझे पूरे देश में ये बताइए किसी किसान की आय दोगुनी हुई हो तो बता दीजिए।